जाकर के आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, नहीं तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। अभी इसको आप मोटिवेशन समझिए या डिमोटिवेशन समझिए। मोटिवेशन इन द सेंस कि जिसने अच्छा किया हुआ है उसके लिए तो बहुत बढ़िया, बधाई उनके लिए जिनका बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जिनका अच्छा नहीं हुआ है, उनका किस वजह से अच्छा नहीं हुआ है, एक बार वो अपने देख ले, चेक कर ले या मुझे बता दे कि यहाँ पर डाउट आ रहे हैं, ये सेक्शन कमजोर हो रहा है, यहाँ समझ नहीं आ रहा है, तो वो समय रहते मुझे बता दें कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ताकि उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है। और बाकी अच्छा आपने स्कोर किया हुआ है, जिनने टेस्ट दिया है एटलीस्ट आपने टेस्ट देने की कोशिश की है। अभी कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने टेस्ट देने की कोशिश ही नहीं की अभी तक अराउंड 20 के अराउंड हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है। वो हैं जिन्होंने कोर्स परचेज किया हुआ है, रफली 20 के आसपास है। तो अगर 20 के आसपास स्टूडेंट है जिन्होंने अभी पहला टेस्ट दिया है, कुछ एक ने मुझे बता करके किया था कि हम अभी टेस्ट नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्रिपरेशन नहीं हो पाई है और 1-2 दिन में या कुछ समय में वो दे देंगे टेस्ट। तो वो अलग चीज है, उसके लिए मैं नहीं कहता। तो आपकी जब प्रिपरेशन अच्छी होगी तब जाकर के आप टेस्ट दे दीजिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि हम लास्ट के दिन लास्ट में रखेंगे टेस्ट और तब देंगे, फिर आप रिवीजन कब करेंगे, कब आपका अपना आंकलन होगा कि आपने सही ढंग से प्रिपरेशन की थी या सही ढंग से प्रिपरेशन नहीं की है। ठीक है। तो इन क्लासेस में जो हम ज्योग्राफी की शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू हमने लास्ट क्लास में देखा था। टॉपिक पे आते हैं क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम डिस्कस करें उसी पर। हाँ, लास्ट में देखेंगे जब हम टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। कुछ एक क्वेश्चन आई थिंक 1-2 क्वेश्चन गलत भी थे, उनको हम ठीक करेंगे, जरा देखते हैं उनको। मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया था। तो 200 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कई बार। खैर, लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वहां पर हम ज्योग्राफी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही हुआ था वहां पर। तो आज जाकर के हम वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरुआत करेंगे, यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन, कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जिस तरीके से अलाइड या एचएस में जाया जाता है कि आपको पूर्ण तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल कोई भी थ्योरी दी है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन एक बेसिक सा आइडिया, बेसिक सा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि इस यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरीके से होता है, स्टार का ओरिजिन किस तरीके से होता है, सन की अलग अलग लेयर्स क्या है, हमारा सोलर सिस्टम क्या है, प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेटरी बॉडीज क्या है, जैसे कि आप कॉमेट सुनते हैं, एस्ट्रॉइड सुनते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है, अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, वहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लैनेट्स के बारे में आपने सुना होगा। तो एक वो हो गए, और इसके बाद जो मॉर्फोलॉजी वाला, एक तो हो गया यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में, और दूसरा हो गया अर्थ के ओरिजिन के बारे में। तो हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, एक स्टोरी के बेसिस पर आपको समझाते जाएंगे, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं जाएंगे हम। ठीक है। जहां पर आपको ऐसा लगे कि ये तो बहुत ज्यादा डीप हो गया, उसको छोड़ दीजिए। जितनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं उतना आपके लिए इनफ है। ठीक है, कंटिन्यू करें फिर। तैयार हैं? हाँ जी। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए अपना जो फोकस है वो एक ही जगह पर रखें, यानी कि यहीं पर थोड़ी देर के लिए। हो सके तो शुरुआती का जो 1 घंटा है वहां पर आपका ध्यान जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। तो ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से दिख रहा है। आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ये एक सर्कल है, इसके अंदर सारी चीजें आ रही है, चाहे वो आपका जूलॉजी हो, मेट्रोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो। जैसे कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसमें आप पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं? पॉलिटिकल ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस में, यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, कितने वोटर्स हैं, या कुछ इस तरीके से। और बायो ज्योग्राफी, बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी में आप पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, सोशल ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में भी
पढ़ी जाती है वैसे, लेकिन ये तो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बस आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे ब्रह्मांड पर और कॉस्मोस पर। हमारे ब्रह्मांड का ही जो अलग नाम है वो है कॉस्मोस। इससे रिलेटेड जितनी भी, यूनिवर्स से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे वो प्लेनेटरी बॉडीज हो, चाहे वो आपके सन हो, प्लैनेट्स हो, एस्ट्रॉइड्स हो, कॉमेट्स हो, तो वो सारी चीजें किसमें आती है? कॉस्मिक में आती है। जब हम कॉस्मिक बॉडीज की बात करते हैं तो यानी कि हम प्लेनेटरी बॉडीज की बात कर रहे हैं, सन की बात कर रहे हैं, स्टार की बात कर रहे हैं, प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? कॉस्मिक बॉडी। और कॉस्मोलॉजी क्या हुआ? इसी से रिलेटेड चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो उसे ही कहते हैं कॉस्मोलॉजी। तो ब्रह्मांड कहें तो वो मैटर से ही बना हुआ है, सब चीजें मैटर से ही बनी हुई है। आपने सुना होगा डार्क मैटर। डार्क मैटर एक तरीके का अभी तक के लिए हाइपोथेटिकल मैटर है। मैटर तो एक चीज होगी, आपको समझ में आ गया मैटर क्या है। हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि कोई भी चीज किससे बनी होती है? मैटर से चीज बनी होती है। चाहे वो ये पेन हो, चाहे आपके कॉपी पेंसिल, आपके पास जो भी है, वो सारी चीजें किससे बनी है? मैटर से बनी हुई है। एक बात आती है जब हम इसमें बात करते हैं डार्क मैटर की। डार्क मैटर की यानी कि जो कोई भी लाइट जो है वो एमिट नहीं कर रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। तो जब कोई भी लाइट एमिट नहीं कर रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो अभी तक उस चीज का पता नहीं लगाया गया है, तो उसे कहते हैं डार्क मैटर। ठीक है, वहां पर भी नहीं जाना है आपने। खैर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। उन थ्योरीज में अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे कि आपका यहीं पर थ्योरीज है, बिग बैंग थ्योरी है, दोलन सिद्धांत है, स्फीति सिद्धांत है, साम्य साम्य स्थिर अवस्था संकल्पना है, और बिग बैंग थ्योरी जो सबसे ज्यादा मानी जाती है। इसको हम एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीजें थी ये। अगर हम यूनिवर्स की ही बात करें, तो यूनिवर्स बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलकर बना हुआ है। हम कह सकते हैं कि 100 से लेकर 400 बिलियन 100 से लेकर 400 बिलियन गैलेक्सी से हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। कितनी है हमारे यूनिवर्स में? 100 से लेकर 400 बिलियन गैलेक्सीज हैं। और एक गैलेक्सी में, जो आपको ये दिख रहा है, एक गैलेक्सी में लगभग 100 से लेकर 400 बिलियन स्टार्स हैं। और एक गैलेक्सी में, ये भी क्वेश्चन आया था एक बार, 100 से लेकर के 400 बिलियन स्टार्स हैं, तारे हैं। तो उसमें से जो तारे हो सकते हैं वो हो सकता है सन के साइज के हो, उससे छोटे हो, उससे बहुत ज्यादा बड़े हो। स्टार्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो भी हम अभी देखेंगे। तो इस तरीके से है। अब आते हैं, ये तो यूनिवर्स के बारे में मैंने बताया। पहली जो थ्योरी है वो है स्टेडी स्टेट थ्योरी। अब आप जो सब इंस्टीट्यूट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लग रहा होगा कि ये तो थोड़ा सा डीपली जा रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए अभी के लिए कि स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या होती है। स्टेडी स्टेट थ्योरी, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, या स्टेडी स्टेट थ्योरी जो किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट थ्योरी हिंदी में इसको कहते हैं साम्यावस्था का सिद्धांत। साम्यावस्था का सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया गया था सर फ्रेड हॉयल, HOYLE। साथ ही साथ में इनका नाम है थॉमस गोल्ड। थॉमस गोल्ड, नाम ये याद रखना है आपने, थॉमस गोल्ड और हरमांद बोंडी, BONDI। इनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत में क्या कहा गया कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स का मास है वो कांस्टेंट है। पूरे के पूरे यूनिवर्स का मास जो है वो कांस्टेंट है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जितना भी यूनिवर्स का मास है वो कांस्टेंट है। हमारे यूनिवर्स की ना ही कोई एंडिंग है ना ही कोई स्टार्ट है। इस थ्योरी में इतना ही कहा गया कि ना तो इसमें कोई स्टार्ट हुआ है और ना ही इसकी कोई एंडिंग होगी यूनिवर्स के बारे में, और इसका जो एंटायर मास होगा और जो इसका साइज होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या कहा गया इसमें? अगर याद रखना है तो, नहीं याद रखना होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, साइज एंड मास क्या होगा, वो इसका स्थिर होगा, यानी कि कांस्टेंट। साम्य अवस्था ना, जैसी की थी वैसी अवस्था। साइज एंड मास जो होगा वो कांस्टेंट है, और इसकी ना तो बिगिनिंग है और ना ही कोई एंडिंग है। बिगिनिंग भी नहीं है और ना ही इसकी कोई
एंडिंग है, ये इसमें कहा गया। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि नई जो गैलेक्सी बन रही हैं वो बनती ही जा रही है, क्रिएटिंग न्यू गैलेक्सीज नई नई जो है वो बनती जा रही। इस यूनिवर्स में मैंने कहा कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, तो मैंने कहा ना गैलेक्सीज, तो 100 से 400 बिलियन गैलेक्सीज हैं। तो इसी थ्योरी में और कहा गया कि इसमें जो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता रहता है, लेकिन उसी रेट पे होता रहता है जिस रेट से वो पहले वाली गैलेक्सी खत्म हो गई। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये वाली गैलेक्सी खत्म हो गई, पुरानी हो गई, उसी समय क्या हो जाएगा, एक नई गैलेक्सी बन जाएगी। तो वो क्या हुआ, साइज एंड मास तो कांस्टेंट ही रहा, है ना। जो पुरानी गैलेक्सी थी वो चली खत्म हो गई, लेकिन नई गैलेक्सी भी उसी रेट में होगी। इस थ्योरी में ये कहा गया, क्या कहा गया, जो साइज और मास होगा वो कांस्टेंट है। इसकी यूनिवर्स की ना तो कोई एंडिंग है और ना ही कोई बिगिनिंग है, यानी कि ना ये कोई शुरुआत नहीं है और ना इसकी कोई एंडिंग है। और इसमें जो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन है, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन जो है वो होता रहेगा, उसी रेट पर होता रहेगा जिस रेट पर पुरानी गैलेक्सीज खत्म हो जाएंगी। सिंपल सी चीज है। स्टेडी स्टेट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, इतना आप याद रखना। और क्या क्या पॉइंट कहे गए थे, अगर नहीं रहते हैं याद, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन याद रख लेना, क्योंकि बार बार आपको चीजें नहीं फिर होंगे ना, करने के लिए नहीं होंगी फिर, आपने चाहे कोई भी एग्जाम दे देना इसके बाद। खैर, दूसरी जो थ्योरी थी, दूसरी है दोलन सिद्धांत और पल्सेटिंग थ्योरी। सेकेंड वन इज दोलन सिद्धांत, किसके द्वारा दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, और पल्सेटिंग थ्योरी, और हिंदी इंग्लिश में कहते हैं पल्सेटिंग थ्योरी। इसको याद रखना है। गिवन बाई एलन सुंदस, ANNENSUNDES, कई जगह आपको दूसरा नाम भी मिल जाएगा, आर्थर एडिंगटन। तो दोनों याद रखना है, आर्थर एडिंगटन। दोलन सिद्धांत यानी कि पल्सेटिंग थ्योरी वाज गिवन बाय आर्थर एडिंगटन एंड और एलन सुंदस। ठीक है, इस थ्योरी में क्या कहा गया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, इसका एक्सपेंशन भी हो रहा है और उसका कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। पल्सेटिंग थ्योरी, दोलन थ्योरी, तो नाम से ही समझ सकते हैं आप। इस थ्योरी में इतना कहा गया कि हमारा जो यूनिवर्स है, एक तो वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ में वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इतना याद रख सकते हैं तो ठीक है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंड हो रहा है हमारा यूनिवर्स और कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है साथ ही साथ में। और ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रही है। कारण क्या है, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल वो इसका कारण है। अभी जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंशन के फेज में है। अभी ऐसा नहीं है कि उसी टाइम, ऐसा एक फेज आएगा, एक फेज आएगा जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर एक्सपेंशन आएगा। तो अभी अभी वाला जो हमारा यूनिवर्स चला हुआ है वो एक्सपेंशन के फेज में चला हुआ है। यही बात जो है वो बिग बैंग थ्योरी में भी बाद में कही गई है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है कि दोलन सिद्धांत और पल्सेटिंग थ्योरी वाज गिवन बाय एलन सुंदास और आर्थर एडिंगटन। उन्होंने क्या कहा कि इसमें एक्सपेंशन, हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और किसकी वजह से हो रहा है, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रहा है। कभी एक्सपेंड होगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सपेंड होगा। और अभी जो हमारा यूनिवर्स है वो किसमें है, इस फेज में है, एक्सपेंशन फेज में है। अब आते हैं तीसरी थ्योरी पर। तीसरी थ्योरी है आपकी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय जॉर्ज लमात्रे, जो एक खगोल शास्त्री थे, बेल्जियम के, पादरी भी थे वो। तो नाम तो याद रखना है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज लेमात्रे। 1927 में दिया गया था ये, जॉर्ज लमाइत्रे। ये कई बार आ चुका है। बिग बैंग थ्योरी, इसी थ्योरी को जितने भी खगोल शास्त्री हैं उनके द्वारा
अच्छा, मैंने कहा कि इसमें आपको यही याद रखना है कि एक्सपेंशन दोलन सिद्धांत में इन्होंने कहा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है और साथ ही साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और किस वजह से हो रही है? वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रही है। वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रही है, ग्रेविटी के कारण हो रहा है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और क्या होगा इसमें? अभी जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंशन के फेज में है, इस फेज में है, एक्सपेंशन के फेज में है हमारा अभी वाला जो यूनिवर्स है। ठीक है। फिर है आपका बिग बैंग थ्योरी बाय जॉर्ज लेमाइत्रे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 13.7 बिलियन ईयर अगो, डेट भी याद रखनी है, कितना? 13.7 बिलियन ईयर अगो, 13.7 बिलियन ईयर अगो, बिलियन ईयर अगो, उस समय हमारा जो यूनिवर्स था वो एक जगह पर बिल्कुल बहुत छोटा कॉम्पैक्टेड था। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है ना, ये वाला आपको दिख रहा है 13.7 बिलियन ईयर अगो। ये जो सारा के सारा मास था, ये जो सारा के सारा यूनिवर्स था, वो एक जगह पर कॉम्पैक्टेड था, एक जगह पर था, ऐसे करके एक जगह पर। उसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, हिंदी में कहते हैं विलक्षणता। तो एक ही जगह पर ये मास था 13.7 बिलियन ईयर अगो, लेकिन इसमें क्या होता है? कॉस्मिक एक्सप्लोजन होता है। उस समय एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन होता है, और इस तरीके से धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि एक्सपैंड कर, जब एक्सप्लोजन हुआ तो ये सारा जो मास था यहां से वो बिखर गया। अब मास था तो ग्रेविटी कितनी होगी इसकी? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो, जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं, अभी के लिए सोच भी नहीं सकते हैं इतना। तो एक जगह पर था, विस्फोट हुआ यहां पर, और ये क्या हुआ? इस तरीके से बिखर गया। आप देख रहे हैं ना, यहीं से निकल करके ये सारा बिखर गया। ये जो यूनिवर्स हमें दिख रहा है ये कब हुआ? बिग बैंग के कारण 13.7 बिलियन ईयर अगो। तो मैसिव एक्सप्लोजन होता है 13.7 बिलियन ईयर अगो, और तब से लेकर के ये यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है कंटिन्यू हम देखते हैं तो हमारा यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यू एक्सपैंड कर रहा है। उससे क्या हुआ? बिग बैंग से हमारे पार्टिकल बने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बने, एटम्स बने, फिर जाकर के आपके मॉलिक्यूल बने, फिर आपके गैसियस क्लाउड्स बने। इस तरीके से जैसे कि यहां से एक्सपेंशन हुआ, कोई चीज बिल्कुल बहुत जोरों का धमाका हुआ, कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ, तो उसमें से सबसे पहले क्या बना? आपके पार्टिकल बने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इस तरीके से। अगर मैं यहां पर देखूं, ये बिग बैंग हुआ, बिग बैंग यानी कि एक्सप्लोजन हुआ, पार्टिकल बने, पार्टिकल के बाद आपको क्या बने? एटम्स बने, मॉलिक्यूल्स बने। इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के बाद हमारे पास क्लाउड्स बने, मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल्स के बाद क्या बने? गैसियस क्लाउड्स बने, क्लाउड्स, गैसियस क्लाउड्स। और इन क्लाउड्स के बाद हमारे स्टार्स बने, स्टार्स से फॉर्मेशन होता है गैलेक्सी का। बहुत सारे स्टार जब आपस में मिलेंगे तो बहुत सारे स्टार्स के मिलने के बाद हमारे पास गैलेक्सीज आ जाएंगी। तो सिंपल सी चीज है, बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ? सारा जो मास था वो एक जगह पर स्थिर था। इसमें बात आती है कई बार सिंगुलैरिटी की भी। तो सिंगुलैरिटी जो शब्द है वो भी आपने याद रखना है कि वो किस में बात आई है? बिग बैंग थ्योरी में ही वो बात आई है। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है। यहां से एक किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है, जरा एक मिनट रुक जाइए। यहां तक समझ आ गया? ओके, तो ये देखिए, यही है वो सिंगुलैरिटी। इस सिंगुलैरिटी में एक्सप्लोजन होता है, इस सिंगुलैरिटी में एक्सप्लोजन होता है। इस तरीके से हमारी जो गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है, फिर मैं इसको जूम कर देता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं जाना इसमें। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर दिमाग के ऊपर से चला जाएगा।
तो ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है। ये बिग बैंग हो गया, एज ऑफ लेप्टॉन्स है, कोई ध्यान नहीं देना है। इस तरीके से हम देखते हैं कि एटम्स, आयंस दिख रहे हैं यहाँ पर, एटम्स दिख रहे हैं। फिर जाकर के एज ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज, जो हमें आज याद रखना है कि एट प्रेजेंट हम क्या देख रहे हैं, एज ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। जैसे कि अर्थ का सन का फॉर्मेशन हुआ, तो सन का फॉर्मेशन बिलियन ईयर्स अगो हुआ, तो उसके अब जो है लगभग 7 बिलियन ईयर रह गए हैं, उसके बाद सन भी खत्म हो जाएगा। आते हैं उस पर किस तरीके से वो खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बिग बैंग और आपका एज ऑफ स्टार्स किसके द्वारा दिया गया था, ये भी आपने याद रखना है। अब मैंने कहा कि ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, इसमें भी यही कहा गया, लेकिन इसको प्रूफ किसके द्वारा किया गया, प्रूफ किसके द्वारा किया गया, तो वो थे आपके एडविन हबल। 1929 में उन्होंने ये प्रपोज किया। वो प्रपोज किस तरीके से किया उन्होंने, रेड शिफ्ट के द्वारा। अब ये रेड शिफ्ट क्या है, नई टर्म आ गई, देखिए ध्यान सुनिए, बहुत इजी है। 1929 में डेट लिख देना आपने, 1929 में। तो बिग बैंग आपको समझ आ गया, ठीक है, फिर से बता देता हूं, बिग बैंग आपको समझ में आ गया कि सिंगुलैरिटी में था, धमाका हुआ, पार्टिकल बने, एटम बने, इस तरीके से हमारे पास 7 स्टार्स और गैलेक्सीज हैं। अब इसमें क्या कहा गया कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है। तो ये किसके द्वारा प्रूफ किया गया, एडविन हबल के द्वारा 1929 में। इसने क्या कहा, इसने कहा अब मान लीजिए लाइट है, अब आपको सबसे दूर जो है, सबसे दूर से कौन सी लाइट दिखाई देती है आपको, सबसे दूर से कौन सी लाइट दिखाई देती है, रंग कौन सा दिखाई देता है आपको लाइट का, रेड, ठीक है। तो अगर बिब्योर की बात करें तो सबसे दूर से हमें जो रंग दिखता है वो है रेड, वो क्या है, रेड। इसने क्या कहा, रेड शिफ्ट, यानी कि जो चीज हमसे दूर जा रही है, अगर वहां से हमारे पास लाइट आ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन रेड लाइट में आएगा, क्योंकि वो दूर जा रही है चीज। अब दूर से कोई लाइट आ रही है यानी कि वो कैसी है, रेड। इसने क्या कहा, इसने भी वही कहा, रेड शिफ्ट। किस वजह से हमें पता लग रहा है, तो वो लग रहा है रेड शिफ्ट की वजह से। द रेड शिफ्ट ऑफ द लाइट इज द एविडेंस ऑफ दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। इसने कहा कि जो रेड शिफ्ट है उसकी वजह से ही हमें पता लगता है कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि चीजें दूर दूर जा रही हैं। अगर चीजें दूर दूर जा रही हैं तो जो वेवलेंथ वहां से आ रही है वो किसकी तरफ झुकेगी, रेड की तरफ को, क्योंकि लाइट से जो रंग दिख रहे हैं आपको 7 रंग दिख रहे हैं। अब 7 में से सबसे दूरी से जो रंग दिखता है वो लाल दिखता है ना। तो इसने भी वही कहा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम अस द लाइट इज शिफ्टेड टू रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम एज इट्स वेवलेंथ गेट्स लॉन्गर। क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो और दूर जाएगा तो वेवलेंथ और बढ़ेगी, यानी कि और लंबी होगी। तो जिसकी वेवलेंथ और ज्यादा तो वो कितना हो गया, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी ना। तो वेवलेंथ जब बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि लाइट जो आ रही है हमारे पास उसमें से जो लाल रंग है उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो रही है और वो ज्यादा हो रही है। और ब्लू शिफ्ट क्या हो गया, ब्लू शिफ्ट उसका उल्टा हो गया कि कोई चीज हमारे पास आ रही है तो आपको वो क्या दिखेगी, ब्लू, ब्लू शिफ्ट। चलो इस पे तो नहीं जाना है, लेकिन रेड शिफ्ट आपने याद रखना है। तो ये प्रूफ किसके द्वारा किया गया, रेड शिफ्ट के द्वारा प्रूफ किया गया, ठीक है। और जिस रेट से इसका एक्सपेंशन हो रहा है, जिस रेट से इस यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है उस रेट को कहा जाता है हबल्स कांस्टेंट। अगर ये भी याद रखना है तो द रेट एट विच एक्सपेंशन इज हैपनिंग इज कॉल्ड एज हबल कांस्टेंट, इज नाउन एज हबल कांस्टेंट। इस तरीके से आप लिख दीजिए, जिस रेट से एक्सपेंशन हो रहा है, प्रूव तो कर दिया ना कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो जब एक्सपेंशन हो रहा है किस रेट से वो एक्सपेंशन हो रहा है उसे कहते हैं हबल्स कांस्टेंट। अब आते हैं स्टार्स पर, थोड़ा सा मैं जल्दी जा रहा हूं। स्टार्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, उस पर आते हैं। अब ये समझ आ गया रेड शिफ्ट क्या है। इस तरीके से हम देख रहे हैं शॉर्टर वेवलेंथ, हाइयर फ्रीक्वेंसी, तो गामा रेज यहां पर देख रहे हैं, लॉन्गर वेवलेंथ। लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही थी, विजिबल लाइट की हो रही थी। विजिबल लाइट की हमें जो दिखाई देती है जिसमें 7 रंग हैं, और उस 7 रंगों में से सबसे हाइयर वेवलेंथ जो है वो किसकी है, रेड की है। शॉर्टर वेवलेंथ यहां से विबग्योर से, ठीक है। रेड लाइट वेवलेंथ
आप देखिए दूर दूर जाएगी तो अभी वेवलेंथ ये थी, फिर बाद में वेवलेंथ और बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो इस तरीके से ये चीज प्रूफ की गई। नाउ कम टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। तो अगर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स की बात की जाए तो ये उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन फिर भी हिंदी में कहते हैं, ये जो नेब्यूला लिखा हुआ है यहां पर नेब्यूला, इसे हिंदी में कहते हैं निहारिका। आई थिंक इस तरीके से लिखते होंगे, या आगे भी लिखा होगा यहां पर निहारिका। दूसरी तरफ से आएगी, इस तरफ से आएगी निहारिका। ये तो कुछ नहीं है, ध्यान से समझना इसको। स्टार्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है पूरा आपको आएगा नहीं कि आपको ये बताना है कि स्टार्स का फॉर्मेशन किस तरीके से आएगा। आपको सिर्फ इतना आ सकता है कि चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है, ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें आप रट्टा तो मार नहीं सकते हैं, इसलिए आप इसको समझ सकते हैं फिर। ठीक है, तो देखिए जरा क्या क्या होता है इसमें। पहले जो आपको यहां पर दिख रहा है नेब्यूला, नेब्यूला क्या है, गैसियस क्लाउड्स है। गैसेस का क्लाउड्स, अलग अलग गैसेस जिसमें कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होती है, गैसेस का क्लाउड्स होगा। अब अपने दिमाग के सामने ये चीज रखनी है, ठीक है, अपनी सोचने की क्षमता को थोड़ा और ज्यादा करना है। तो गैसेस का एक क्लाउड है, ध्यान में दिमाग में बना दीजिए, पिक्चर बना दीजिए थोड़ी सी, तब समझना इजी होगा। ये हमारे पास है गैसियस क्लाउड्स, गैसों का गोला है, बादल है। अब यहां से शुरुआत होती है। यहां सर दो प्रोसेस आपको दिख रहे हैं, एक प्रोसेस ये दिख रहा है और दूसरा प्रोसेस ये दिख रहा है। अगर यहां पर इससे जो स्टार बनेगा, क्योंकि ये कॉम्पैक्टेड होगा, बाद में क्या हो जाएगा यहां पर धीरे धीरे ये गैसियस क्लाउड्स क्या होगा। देखिए कोई चीज घूम रही है, कोई चीज अगर घूम रही है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे यहां से, हाँ हाँ ठीक है, बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज अगर घूम रही हो तो उसमें जो हैवी मटेरियल है वो कहां चल जाता है, अंदर की बाहर। बाल्टी में आप बाल्टी घुमा रहे हैं, बाल्टी में आपने कुछ पत्थर डाल दिए, आप घुमा रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि जो पत्थर थे वो बिल्कुल बीच में आ गए हैं। जो भी हैवी मटेरियल होगा घूमने के बाद वो बीच में आ जाता है, जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ घूम रही है तो सबसे जो हैवी मटेरियल था, हम जब अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, हैवी मटेरियल जो था, सबसे हैवी मटेरियल वो अंदर चले जाता है। अच्छा प्रीवियस ईयर हो सकता है यहां से क्वेश्चन, मैं पूरा तो नहीं कह सकता हूं कि आए ही थे, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, प्लेनेट से आते हैं, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इतना तो याद नहीं है मुझे कि यहां से कुछ क्वेश्चंस आए थे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी फिर से नहीं देखे, पहले देख लिए थे, लेकिन फिर भी देख लेना है आपने। क्वेश्चन पेपर तो आपके साथ में ही है, आपके कोर्स में इंक्लूडेड ही है। चलिए इस पे आते हैं, वापस आते हैं स्टोरी पर। ये गैसेस का क्लाउड्स है। अब यहां पर या तो एक छोटा स्टार बनेगा, एवरेज स्टार बनेगा, या तो आपके पास एक बहुत बड़ा स्टार बनेगा। दो चीजें हैं आपके पास। जो क्लाउड है, ये तो नहीं कह रहा हूं ना स्टार फॉर्मेशन हो गया। जो क्लाउड है या तो छोटा बनेगा वो, या तो बड़ा बनेगा। दो चीजें हो सकती हैं। अगर ये छोटा बना, जब इसका टेम्परेचर 15 मिलियन से ज्यादा हो जाएगा, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, तो वो समझिए आप कितना ज्यादा टेम्परेचर है, कितना 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जब इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन यहां पर स्टार्ट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हिंदी में कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अब हमारे पास बन गया है एक रेड जाइंट, बिल्कुल लाल तरीके का। टेम्परेचर देखिए कितना हो गया है, 15 मिलियन। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा ना, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। और फ्यूजन क्या होता है, टूटना या जुड़ना। फ्यूजन क्या होता है,
टूटना या जुड़ना, बताओ। ओके, जुड़ना कह रहे हैं, ठीक है। तो रेड जाइंट हमारे पास आ गया है। अब इसमें क्या होता है, मैंने कहा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, जो फ्यूल की तरह काम करता है। हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल की तरह काम करता है। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता रहता है, हीलियम में। अब दिक्कत ये होगी कि कभी ना कभी तो ये हाइड्रोजन खत्म होगा, कभी ना कभी तो ये हाइड्रोजन खत्म होगा ही। जो एक फ्यूल है, गाड़ी में आपने तेल भर के रखा हुआ है, गाड़ी चला रहे हैं, तो कभी ना कभी तो फ्यूल खत्म होगा, आपको फ्यूल भरना पड़ेगा। तो वैसा ही यहां पर होता है कि ये जो फ्यूल है इसमें खत्म हो जाता है। कहां पर, अंदर खत्म हो जाता है। यहां अंदर जो आपको दिख रहा है ना, अंदर आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, पहले तो आपको रेड जाइंट दिख रहा था। अब देखिए अंदर जो था वो फ्यूल अब यहां पर खत्म होने लग गया, लेकिन जो बाहरी जो पोर्शन है यहां पर आपको फ्यूल दिख रहा है अभी, ठीक है। तो हाइड्रोजन एट द कोर स्टार्ट डिक्रीजिंग, लेकिन पेरिफेरियल एरिया में आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, यानी कि यहां पर अभी चीजें हो रही हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, अगर आपको ये भी याद नहीं है हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, फ्यूल की तरह काम कर रहा है। तो ये एक समय ऐसा आएगा कि ये फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो पहले जहां पर शुरू हुआ था वहां पर ही खत्म होगा, है ना। जहां पहले शुरू हुई होगी चीजें, एंडिंग में तो वहां जल्दी होगी, फिर बाद में यहां बाहर भी एंडिंग हो जाएगी, लेकिन पहले यहां पर आते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, बाहरी एरिया में, पेरिफेरियल जो एरिया है वहां पर अभी हाइड्रोजन है, लेकिन अंदर जो है वो हाइड्रोजन, सॉरी, अंदर जो है वो हाइड्रोजन खत्म हो गया है। अंदर हाइड्रोजन खत्म हो गया है, लेकिन बाहरी पोर्शन में हाइड्रोजन है। साथ ही साथ में मैंने जो कहा कि हैवी मटेरियल जो है वो भी अंदर जुड़ना शुरू हो जाता है, जैसे कि कार्बन और आयरन। दो चीजें याद रखनी है, कार्बन और आयरन, वो क्या हो जाए, कॉम्पैक्टेड होने लग जाता है अंदर, ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है, ठीक है। आयरन, और अगर मैं यहां पर लिखूं आयरन और कार्बन, ठीक है, आयरन और कार्बन जो मटेरियल यहां पर बन जाते हैं, ठीक है। अब जब फ्यूल खत्म हो गया, अब गाड़ी खत्म हो गई, अब यहां पर भी फ्यूल खत्म हो गया। जब ये फ्यूल खत्म हो जाता है तो इसमें कोलिजन हो जाता है, ये आपस में टकरा जाता है, सब चीजें खत्म, बाहर भी फ्यूल खत्म, अंदर भी फ्यूल खत्म, गाड़ी जल गई, राख हो गई, बोले अब तो चल नहीं सकती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहां पर कोलिजन हो जाता है, सब चीजें यहां पर खत्म हो जाती हैं। तो जब यहां पर कोलिजन होता है, जब यहां पर कोलिजन होता है, अगर इसका मास 1.4 मास ऑफ द सन हुआ तो डार्क प्लेनेट बनता है, या कहते हैं, सॉरी, व्हाइट ड्वार्फ बनता है। क्या कहा मैंने, कईयों को हो सकता है समझ में नहीं आया हो, ठीक है। अगर इसका मास 1.4 मास ऑफ द सन, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, एमएस करके लिख दीजिए, 1.4 मास ऑफ द सन से कम हुआ, यानी कि ये समझ में आ गया ना, 1.4 मास ऑफ द सन, एक पृथ्वी, सॉरी, एक सन ले लीजिए, एक सन आपने ले लिया, 0.4 आपने सन और ले लिया, दोनों सन को आपने ले लिया, ठीक है, ये एक था, ये 0.4 था। अगर इससे कम है तो आपके पास क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। श्वेत बामन हिंदी में कहते हैं इसको, श्वेत बामन, इसे कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। 1.4 मास ऑफ द सन, इसे कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ये एग्जाम में पूछी जाती है। जब इसका
जो यहाँ पर बनाया मैंने, जो नेबुला बना, इसका मास कितना हो, 1.4 मास ऑफ द सन हो, तो आपके पास क्या बनता है, व्हाइट ड्वार्फ बनता है। ठीक है, श्वेत बामन इसमें हिंदी में कहते हैं, और इसे फॉसिल स्टार भी कहते हैं, जीवाश्म स्टार भी इसे कहते हैं, जीवाश्म तारा भी इसे कहते हैं। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। हाँ, ठीक है। डन, यहां तक समझ में आया? तो व्हाइट ड्वार्फ आपको अभी चमकीला दिख रहा है, व्हाइट ड्वार्फ आपको अभी चमकीला दिख रहा है, लेकिन जब इसकी लाइट खत्म हो जाएगी, लाइट भी खत्म होगी, इसे क्या कहेंगे, डार्क ड्वार्फ। ये तो व्हाइट ड्वार्फ है ना, क्योंकि लाइट है। जब ये लाइट खत्म हो गई तो इसे क्या कहेंगे हम, जब लाइट खत्म हो गई इसे कहेंगे हम डार्क ड्वार्फ। यानी कि छोटे बन जाते हैं, बिल्कुल छोटे बन गए ना, बिल्कुल। ये देखिए पहले बड़े बड़े थे, लेकिन अब बिल्कुल एक्सप्लोजन हो गया, जिसका मास 1.4 मास ऑफ द सन था। नहीं 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 नहीं, ये मैं एक्सप्लोजन से पहले की बात कर रहा हूं। एक्सप्लोजन के बाद तो खत्म हो जाएगा ना। एक्सप्लोजन से पहले इस वाली स्टेज में अगर इसका मास कितना हुआ, 1.4 मास ऑफ द सन हुआ, फिर जाकर के इसमें एक्सप्लोजन होगा, फिर जाकर के ये व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। इसका बोल रहा हूं मैं, इसका नहीं। इसका तो बिल्कुल छोटा होगा साइज। ठीक है। चलिए, दूसरा केस क्या हो सकता है। दूसरा केस हमारे पास ये है, सेम वही चीज ऊपर भी जो ऊपर हो रही थी, सेम वही चीज है, लेकिन यहां पर क्या है, साइज बहुत बड़ा है। यहां पर साइज बहुत बड़ा है। तो जब ये साइज बहुत बड़ा है, यहां पर रेड सुपर जाइंट वैसे ही है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, सुपरनोवा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो एक्सप्लोजन के बाद तो बिल्कुल खत्म है ना, बिल्कुल छोटा बन जाता है साइज में, उतना बड़ा नहीं रह जाता है। हाई मास स्टार, यानी कि स्टार का जो मास है बहुत ज्यादा है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, रेड सुपर जाइंट है, यहां रेड जाइंट था, यह सुपर जाइंट है, अब यानी कि इससे बहुत बड़ा है। अब उसमें ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, दिक्कत क्या होती है कि यहां पर, वैसे तो यहां पर दो स्टेजेस बनाई गई है, कि एक बनाया है वेरी हाई मास स्टार, जिस स्टार का मास इतना ज्यादा हो कि आप अभी सोच भी नहीं पाएंगे, पृथ्वी से तो कई गुना ज्यादा, सन से बहुत ज्यादा। और वो मास क्या हो जाता है, बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, किस में आने लगता है, सेंटर में आने लग जाता है। और जब जो मास जो है वो सेंटर में आ जाए और पृथ्वी से बहुत ज्यादा हो जाए, मैं कह रहा हूं कि 1.4 या 3 टाइम्स सन से ज्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रॉन स्टार वहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। सुपरनोवा होता है, पहले सुपरनोवा हुआ, उसके बाद क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन हो जाता है, कि बाकी सब चीजें बिखर जाती हैं, लेकिन जो मास जो है वो बीच में कॉम्पैक्टेड रहता है न्यूट्रॉन्स के फॉर्म में। ठीक है, तो उसे कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। कई बार क्या होता है कि न्यूट्रॉन स्टार एक बहुत समय के बाद, काफी लंबे अरसों के बाद, न्यूट्रॉन स्टार ही खुद ब खुद एक्सप्लोड हो जाता है। तो जब वो सेंटर वाला जो पोर्शन था वही एक्सप्लोड हो गया, तो वहां पर ब्लैक होल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर तो दो बताए हैं ना, न्यूट्रॉन स्टार के बाद भी, न्यूट्रॉन स्टार जो है उसके बाद भी सुपरनोवा हो, तो जब बिखर जाता है, ये एक्सप्लोजन हो इसमें होता है, तो यहां पर भी ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। ब्लैक होल यानी कि ग्रेविटी इतनी ज्यादा है जहां से लाइट भी पास ना हो पाए, कोई भी चीज वहां से पास नहीं हो सकती है, इतनी ज्यादा ग्रेविटी है वहां की, ब्लैक होल की। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। रेड जाइंट है, कुछ हाइड्रोजन, कुछ फ्यूल है यहां पर, कुछ न्यूट्रॉन स्टार बनता है, व्हाइट ड्वार्फ बनता है। ये समझ में आ गया। चंद्रशेखर लिमिट क्या है,
ब्लैक होल क्या है, और एक आता है रॉक ब्लैक होल। रॉक ब्लैक होल, रॉक ब्लैक होल क्या है, दो या दो से अधिक ब्लैक होल जब मिलते हैं आपस में, उन दोनों का समूह जो है वही कहलाता है रॉक ब्लैक होल। और अभी तक का जो ओल्डेस्ट स्टार है वो है केपलर 444। केपलर 444 डिस्कवर्ड बाय नासा। तो केपलर 444 जो है वो अभी तक का ओल्डेस्ट स्टार है, तारा है। और साथ ही साथ में जो रॉक ब्लैक होल है उसे हम क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक ब्लैक होल का समूह है उसे कहते हैं रॉक ब्लैक होल। चलो इसको देख लीजिए जरा एक बार फिर से, कहीं पर डाउट्स तो नहीं है कुछ। नहीं तो फिर चलते हैं आगे। हाँ जी, कौन कौन है क्लासेस में? क्लियर है? इस तरीके से है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हिंदी में जो लिखा हुआ है आपने देख लेना। यहाँ पर तो 3 स्टेज यहीं पर बनाई हुई है, ठीक है। एक न्यूट्रॉन स्टार के लिए है और एक बनाई है ब्लैक होल के लिए। 3 इसमें बनाई है, बाकी कुछ नहीं है। जहां पर यहाँ पर बताया गया है कि जो तारे का साइज है वो कितना है, 1.5 से लेकर के 3 गुना विशाल है सन से, ठीक है। फिर यही रेड क्या कहेंगे, रेड जाइंट बनेगा, यहाँ पर सुपरनोवा होगा, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। वैसे यहाँ पर लाल महादानव तारा है, रेड सुपर जाइंट, और सुपरनोवा होता है, उसके बाद हमारे पास ब्लैक होल है। तो वहां पर पहले की चीजें जो थी वो दोनों एक ही बाद में थी, क्योंकि सुपरनोवा होगा और आपके पास या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या तो आपके पास ब्लैक होल बनता है, ठीक है। तो सेम चीजें हैं यहाँ पर है। धूल और गैस मुख्यतः हाइड्रोजन का गुरुत्वाकर्षण से संकोचन, यानी कि हाइड्रोजन गैसेस जो होती है इस खगोलीय नर्सरी निहारिका चरण नेब्यूला जो है उसमें हाइड्रोजन गैस और साथ ही साथ में धूल के कण वो इसमें विद्यमान है। अब आती है बात गैलेक्सीज की, यही था इसमें, ठीक है। Now, galaxy is a large collection of stars, gas, dust, and dark matter bounded by gravitational force. तो गैलेक्सी क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टार्स हमारे पास है, गैसेस है, डस्ट है, जो भी हमारे यूनिवर्स में है उसका कलेक्शन क्या कहलाता है, वो गैलेक्सी कहलाता है, ठीक है। The study related to the distant spaces with optical and radio telescope indicates that about 100 galaxies are visible universe। तो 100 से मैंने 400 बताया, तो आप 100 याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पर कुछ पूछा गया था। तो गैलेक्सी आपको समझ में आ गया कि बहुत सारे स्टार्स हैं, गैसेस हैं, उनकी एक गैलेक्सी बनती है। जैसे कि हमारी गैलेक्सी, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, गैलेक्सी को मंदाकिनी कहते हैं। गैलेक्सी असंख्य तारों, धूल, डार्क मैटर और इंटरस्टेलर गैस का एक समूह है। किसके कारण जुड़े हुए हैं आपस में? ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जिस गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिस गैलेक्सी में, उसे कौन सी गैलेक्सी कहते हैं? मिल्की वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हिंदी में आकाश गंगा मंदाकिनी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? आकाश गंगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। एक मिनट सर, तो इतना आपने याद रखना कि हमारी जो गैलेक्सी है उसे क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं और आकाश गंगा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। गैलेक्सी किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज जो है वो किस किस फॉर्म में हो सकती है। और याद देखिए, गैलेक्सी ये पेन जो है, या कहूं मैं कोई बल्ब है या कोई और चीज है,
जिसके आकार जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो वैसे ही करके गैलेक्सी जो होती है हमारी, उसका आकार जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो हमारी जो गैलेक्सी है उसका आकार किस तरीके का है। तो ये आपको दिख रहे हैं कि अलग अलग इलिप्टिकल गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी है, इरेगुलर गैलेक्सीज है। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। इलिप्टिकल गैलेक्सी आपको दिख रही है, यहां पर इलिप्स की तरह आपको दिख रही है। ये पेन क्यों नहीं लिख रहा है अब? ठीक है, तो अलग अलग तरीके की गैलेक्सीज हैं यहां पर। हमारी जो गैलेक्सी है वो कैसी है, स्पाइरल गैलेक्सी है। इस तरीके की गैलेक्सी है मिल्की वे जो गैलेक्सी है, आकाशगंगा जो है वो एक स्पाइरल की तरह है। स्पाइरल आपने देखे हैं, कॉपी है, नोटबुक है, नोटबुक में स्पाइरल लगाते हैं, उस प्रकार की हमारी गैलेक्सी है। सर्पिली, हिंदी में कहते हैं सर्पिल गैलेक्सी, उस तरीके की हमारी गैलेक्सी है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अलग अलग तरीके की है। ये आपको एलिप्स की तरह दिख रही है, एलिप्स है एक फॉर्मेशन, इस तरीके से एलिप्स है, स्पाइरल है, और आपकी इरेगुलर है जिसकी कोई शेप नहीं है। इसका एग्जांपल ये दिया है, ये याद नहीं रखना है, लेकिन हमारी गैलेक्सी का आकार किस तरीके का है, तो ये एग्जाम के लिए जरूरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। अर्थ गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी है वो कौन सी है, वो मिल्की वे गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में क्या क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे प्लैनेट्स है, बर्थ प्लेस ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटी। अर्थ सोलर सिस्टम वो किस में आता है, वो आता है मिल्की वे। द नेम मिल्की derives owing its bar shape appearance as a dim glowing band। जो भी है ये दूध की तरह दिखती है, वाइट वाइट दिखती है जब ऊपर से देखा जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। तो सर्पीला आकार है। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो सूर्य से जो दूरी है वो कितनी है, लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष, 27,000 लाइट ईयर अगो। और हमारा जो नियरेस्ट स्टार है ये तो 27 कितना है, 27,000 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी सन से। अगर बात की जाए जो नियरेस्ट स्टार है वो कौन सा है, बताओ जरा, नियरेस्ट स्टार। नियरेस्ट स्टार इज, गैलेक्सी तो एंड्रोमेडा है, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, वो तो यहां पर है एंड्रोमेडा, नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा के नजदीकी वाली जो दूसरी मिल्की वे, सॉरी दूसरी जो है गैलेक्सी जो है वो कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। यानी कि उसमें भी इस तरीके का फॉर्मेशन है, क्योंकि कॉस्मोलॉजी के बारे में अभी हमें ज्यादा पता ही नहीं है। सभी को जितना नॉलेज है वो लिमिटेड नॉलेज अभी तक है। ठीक है, सबसे नियरेस्ट स्टार जो है वो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, एंड प्रोक्सिमा सेंचुरी इज 4.3 लाइट ईयर फ्रॉम सन, 4.3 लाइट ईयर। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। और एक आता है दूसरा, सबसे चमकीला तारा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चमकीला तारा कौन सा है, हाँ डॉग स्टार, डॉग स्टार, और आपको मिलेगा साइरस। और ये कितना दूर है, ये है 9 लाइट ईयर अवे, 9 लाइट ईयर। और लाइट ईयर के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो भी हम पढ़ चुके हैं, पार्सेक के बारे में फिजिक्स में हो चुका है, यहाँ पर मैं फिर से नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे चमकीला जो तारा है वो है डॉग स्टार, और आपका हिंदी में और कहते हैं साइरस। साइरस आपने पहले कई बार सुना होगा, और ये सूर्य से लगभग 20 गुना ज्यादा चमकीला है। तो आप समझ लीजिए कितना चमकीला है डॉग स्टार, कितना चमकीला है, 20 गुना ज्यादा सन से चमकीला है। हमारी इस गैलेक्सी के सबसे नजदीकी जो गैलेक्सी है वो कौन सी गैलेक्सी है, तो वो है नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे इज एंड्रोमेडा। इस पे भी नहीं जाना है पूरी डिटेल में, आपको इतना ही याद रखना है कि गैलेक्सी जो हमारे समीप है सबसे, वो कौन सी है, वो है एंड्रोमेडा। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर क्या है, किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है, कितने इक्वल होती है, और कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, और पार्सेक क्या है,
और कितना 1 पारसेक कितने इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, मैं करवा नहीं रहा हूं फिर से, वहां पर देख लीजिए। इसके बारे में अब याद रख लेना, अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 8.3 लाइट मिनट्स फ्रॉम द सन, यानी कितना समय लगेगा वहां से यहां तक प्रकाश पहुंचने में। कई बार आपको दिखते हैं कि 8 मिनट और आपके 20 सेकंड के आसपास, है ना। 320 लाइट ईयर फ्रॉम द नॉर्थ स्टार, और पोलारिस कितना 320 लाइट ईयर। जो आपको नॉर्थ स्टार दिखता है, ये वाला जो स्टार दिखता है ना, ये लास्ट में हम पढ़ेंगे अभी नॉर्थ स्टार के बारे में। फिर है आपका 2.5 मिलियन लाइट ईयर फ्रॉम एंड्रोमेडा, आवर क्लोजेस्ट नेबरिंग गैलेक्सी। 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द प्रॉक्सिमा सेंचुरी, आवर क्लोजेस्ट नेबरिंग स्टार, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। फिर 26,000 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, द मिल्की वे गैलेक्सी। सेंटर से हम देखें कितना डिस्टेंस है। एंड 13.4 बिलियन लाइट ईयर अवे फ्रॉम वन ऑफ द ओल्डेस्ट गैलेक्सीज एवर फाउंड, कॉल्ड GNZ11। अगर बात आ जाए ओल्डेस्ट की, तो सबसे ओल्डेस्ट जो गैलेक्सी है वो ये वाली है। कितनी दूरी है यहां से 3.4 बिलियन लाइट ईयर अवे, GNZ11। अगर क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात तो ऐसे भी नहीं है। फ्रॉम मून टू अर्थ इज 1.28 मिनट्स। ओके, कल से हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इसमें लास्ट में हम मैपिंग वाला काम कर लें, ठीक है। वर्ल्ड की जो मैपिंग है, अभी तो हम चलो ये ज्योमॉर्फोलॉजी कर रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी कर रहे हैं, क्योंकि इसी वीक हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म करनी है। कैसे करनी है ये कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज्यादा है इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में। कोशिश यही करेंगे कि जल्दी से खत्म हो जाए, बस आपको समझ में भी आना चाहिए, ऐसा ना हो कि समझ ना आए हम चलते गए यहाँ पर। तो ये तो रहा लाइट ईयर का कंसेप्ट जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिलेशन। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिलेशन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉन्स्टिलेशंस, खगोलशास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी एक समूह को कहते हैं। जब हम तारों को देखते हैं किस तरीके से अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, ये अलग अलग ग्रुप इसके बने हुए हैं। तो कितनी है टोटल, तो टोटल है, टोटल कितनी है 88। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरे ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको भी याद रखना है आपने। कोई स्टूडेंट है जिनको ज्वाइन होने में दिक्कत आ रही है? चलो यहां तक तो आ गया ना। कॉन्स्टिलेशन आपने याद रखना है कितनी है 88, जो एग्जाम में पूछ जाता है। टोटल रिकॉग्नाइज्ड कितनी है 88 है, 88 रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशंस। इतना आता है, बाकी ये सारा याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी हैं ये, बस ये आपको समझाने के लिए ही है। नेक्स्ट इज पोल स्टार। पोल स्टार rises in the north and is thus used to find direction as an indicator. पोल स्टार जो है वो हमें कहां पर दिखाई देता है, वो हमें देता है दिखाई नॉर्थ में। और मुझे कोई ऐसा बता सकता है कि ये जो पोल स्टार है ये हमें नॉर्थ में ही क्यों दिखाई देता है? जो पोल स्टार है, पोल स्टार का यूज किया जाता है ना, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा का यूज किया जाता है डायरेक्शन को देखने के लिए। तो ये हमेशा जो है वो आपको नॉर्थ में ही दिखाई देगा, ज्यादातर टाइम आपको नॉर्थ में ही दिखाई देगा। बता सकता है कोई? बताओ जरा, अगर कोई बता सकता है तो, कि जो ये स्टार है, पोल स्टार जो है वो हमें नॉर्थ में ही क्यों दिखाई देता है?
नहीं, देखिए जो इसका एक्सिस है पोल स्टार का, वो लगभग कैसा है, ये रही हमारी पृथ्वी, जिसका एक्सिस कुछ इस तरीके का है। ये है पोल स्टार, बहुत दूर ये है पोल स्टार, और मैं इसको इतना बड़ा ना बना करके थोड़ा छोटा बना देता हूं। ये है पोल स्टार। तो इसकी जो एक्सिस है ये घूमती कैसे है, ऐसे। जब इस तरीके से घूम रही है, आपको बाकी के तारे मूव होते कैसे लगते हैं, बाकी के तारे आपको ऐसे लगते हैं कि इस तरीके से जा रहे हैं, लेकिन ये वाला तारा आपको ऐसे दिखाई देता है। इसका रीजन ये है कि इसकी एक्सिस है और इसकी जो एक्सिस है, जिस एक्सिस पर ये घूम रहे हैं, वो लगभग बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों के एक्सिस बराबर हैं जिस पे ये घूम रहे हैं, ये मैंने यहां पर रखा है अपने सिर के ऊपर, मैं यहां पर घूम रहा हूं शक्तिमान की तरह गोल गोल, है ना। तो ये ऊपर जो है वो एक जगह ही आपको दिखाई देगा। द सेलेस्टियल पोल बहुत क्लोज है एंड इट रीचेस आउट अ वेरी स्मॉल सर्कल ओवर 24 आवर्स। हाँ, एक ही बात कह रहे हैं आप। तो एक्सिस की ही बात है इसमें सिर्फ, ठीक है, इतना आपने याद रखना है। तो इसको ये जो आपको दिखाई देगा, ये लगभग आपको कहां पर दिखाई देगा, ये नॉर्थ में ही दिखाई देगा। और स्टार्स के बारे में दूसरी ये भी याद रखना बात, स्टार्स में क्या चीज होती है, सबसे ज्यादा इसमें होता है हाइड्रोजन, 70% हाइड्रोजन, 70% हाइड्रोजन। यहां पर जो लिखते हैं वो कुछ अलग ही बन जाता है। एक मिनट, इसमें लिखने में मजा नहीं आता है। ठीक है, मैंने कहा स्टार्स में क्या है, 70% हाइड्रोजन है। इसके अलावा 28% हीलियम है, और 1.5% कार्बन है, कुछ 1% आपका नाइट्रोजन है, और साथ ही साथ में नियॉन है। आयरन जो है, आयरन की मात्रा है 0.5% लगभग क्या है, वो है आयरन। 0.5% नाइट्रोजन है, नियॉन है, जो अदर गैसेस हैं स्टार्स में, ये चीज मेंशन कर देना है, जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, अब चलते हैं जरा नेक्स्ट पे, थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो अगर सोलर सिस्टम की बात की जाए तो यहां पर क्या क्या आते हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं, या सेलेस्टियल नहीं, प्लैनेटरी बॉडीज हैं, अलग अलग चीजें की जो इसमें आती हैं। तो सोलर सिस्टम का उदय हुआ है, वो कितना हुआ है, 4.8 बिलियन ईयर अगो, 4.8 बिलियन ईयर अगो, बिलियन ईयर अगो। हमने पहले देखा कि यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, अगर हम देखें यूनिवर्स का, तो वो हुआ बिग बैंग 30.7 बिलियन ईयर अगो। तो ये पहले हुआ ना, यूनिवर्स का ओरिजिन पहले हुआ, उसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का उदय हुआ। अब यहां पर सोलर सिस्टम के उदय से लेकर के हमारा जो सौर मंडल बना, उसके उदय से लेकर के 2 थ्योरीज हैं, उसका आपने नाम याद रखना है, बस उतना डीपली नहीं जाना है। मैंने कहा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का उदय होता है 4.8 बिलियन ईयर अगो, उससे रिलेटेड 2 थ्योरीज हैं। पहली जो थ्योरी है उसे कहते हैं गैसियस हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं, गैसियस हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, और ये दी गई थी इमैनुअल कांत के द्वारा, KANT, इतना ही याद रखना है। और दूसरी जो थ्योरी है वो है नेबुलर हाइपोथेसिस। दूसरी जो थ्योरी है वो क्या है, नेबुलर हाइपोथेसिस।
बस आपने नाम से ही याद रखना है ये गैसेस से रिलेटेड है कुछ, ये नेबुला से रिलेटेड है, और ये दी गई है लाप्लास के द्वारा, बाई लाप्लास। तो दो थ्योरीज है जो हमारे सोलर सिस्टम से लेकर के दी हुई है कि हमारे सोलर सिस्टम का उदय कैसे हुआ। एक गैसियस हाइपोथेसिस इमैनुएल कांत के द्वारा जो दी गई है, फिर है आपका नेबुलर हाइपोथेसिस। इन्हें कहते हैं, इन दोनों कहते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरीज, कि इस तरीके से इवॉल्व हुआ हमारा जो सोलर सिस्टम है। इवोल्यूशनरी थ्योरीज कहते हैं वैसे इन दोनों को, ये दोनों, कि हमारा जो यूनिवर्स है वो इवॉल्व हुआ। तरीके अलग अलग हैं इवॉल्व होने के, गैसियस से या नेब्यूला से, अलग अलग तरीके हैं इवोल्यूशनरी। एक दूसरी आती है कैटास्ट्रॉफिक, थोड़ा डीप में जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी, कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी कहती है कि सन जो था वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, सन पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, उसके बाद ये प्लैनेट्स वगैरह बने, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि सन और प्लैनेट्स का जो इवॉल्व हुए हैं वो एक ही समय पर हुए हैं। ये जो कहते हैं, जो गैसेस क्लाउड्स की बात करते हैं, ये कहते हैं कि जो सन का इवोल्यूशन हुआ है वो प्लैनेट्स का इवोल्यूशन भी तभी हुआ है। लेकिन एक दूसरी थ्योरी कहती है, कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी, वो कहती है कि नहीं भैया, पहले जो है, पहले सन आया, पहले सन आया, उसके बाद प्लैनेट्स आए, वो ये कहता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, मैंने कहा आपको यही याद रखना है, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। याद रखना सिर्फ आपने इतना कि दो थ्योरीज हैं इस तरीके से सोलर सिस्टम से दी हुई। तो इस सोलर सिस्टम में सबसे पहली जो बात आती है वो आती है सन की, फिर आती है प्लैनेट से, है ना। तो सन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं जरा कि सन क्या है। सूर्य, सूर्य देवता के बारे में देख लेते हैं, सूर्य भगवान के बारे में देख लेते हैं। किसी को सूर्य भगवान के नाम पता है कुछ? जो माइक ऑन करके बताए। नहीं, बता ही नहीं सकते हैं। सोलर सिस्टम का 99.8% मास वो क्या है? सन है, ऑफ आवर सोलर सिस्टम। पता है ना कुछ कि सूर्य भगवान के कुछ नाम होते हैं अलग अलग। सोलर सिस्टम में जितनी सारी चीजें हैं, चाहे वो हमारे प्लैनेट्स हैं, चाहे अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि मून हो गया, एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, सारी चीजें, उन सब का मास कितना है? 0.2%। सूर्य का मास कितना है? 99.8% मास ऑफ अवर सोलर सिस्टम। ठीक है, ओके। तो अगर बात सन की जाए तो सन की यहां पर अलग अलग लेयर्स हैं, वहां से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए देखते हैं जरा कि कौन कौन सी लेयर्स हैं, या मैं यहीं पर इसको लिख देता हूं। चलो इधर ही बना देते हैं। इस तरीके से सन बन गया, ये है ना, सर्कल तो बन ही गया है लगभग। अब देखिए सन के अंदर वाली लेयर्स देखते हैं पहले, फिर है सन के बाहर वाली लेयर। जैसे कि हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में हमने देखा कि पृथ्वी के कुछ बाहर लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर है, एक्सोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, आइनोस्फीयर है, अलग अलग, जो इन्वायरमेंट में अलग अलग आती हैं। लेकिन कुछ अंदर भी है, क्रस्ट, मेंटल कोर की बात हम करते हैं। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सन की। तो इसका मतलब इसकी भी अलग अलग लेयर्स हैं कुछ, और वो कौन कौन सी लेयर है? हाँ, रवि, भानु, आदित्य, डीजी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कोरोना। वो तो बाद वाली लेयर है, बाहर वाली। पहले अंदर वाली देखते हैं। अंदर वाली लेयर्स में अगर मैं इसको एक पॉइंट देखूं और इसको ऐसे किया जाए और इसको फिर लेयर्स में बांटा जाए बाहर की ओर, एक लेयर ये, दो और तीन, तीन लेयर्स हैं अंदर। जो पहली लेयर है
ये अंदर वाली जो सबसे लेयर है इसे क्या कहते हैं? कोर, CORE। उसके बाहर है हमारे पास रेडियो एक्टिव जोन, इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव जोन। हिंदी में तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, रेडियो एक्टिव जोन। और फिर है आपका इसके बाहर कनेक्टिव जोन, इसे कहते हैं कनेक्टिव जोन। कोर जो है यहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा का मतलब कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो भी यहां पर ही होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और यहीं पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन भी यहीं पर हो रहा है, नाभिकीय संलयन यहां पर हो रहा है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियर फ्यूजन यहां पर हो रहा है। फिर है आपकी रेडियो एक्टिव जोन, यानी कि रेडिएशन जो है, एनर्जी जो है वो यहां से बाहर की ओर जा रही है, इधर से बाहर की ओर जा रही है, तो रेडिएशन यहां से बाहर की ओर जाती है इस जोन से, रेडियो एक्टिव जोन से। रेडिएशन से ही आपको यहां पर पता लग रहा है, यानी कि इस जोन से क्या हो रहा है? जो रेडिएशन है वो बाहर की ओर जा रही है इस जोन में। फिर है आपका कनेक्टिव जोन। कनेक्टिव जोन से ही आप पता लगा सकते हैं कि जो लाइट है कनेक्ट किसको कर रही है? जैसे क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, वैसे ये कनेक्ट कर रही है। अर्थ क्रस्ट भी तो कनेक्ट करती है ना एनवायरमेंट से, तो वैसे ही ये कनेक्ट करती है यहां पर। कन्वेक्शन के थ्रू जो ये रेडिएशन है ये यहां पर पहुंचती है कनेक्टिव जोन में। जो यहां से टेम्परेचर जा रहा है वो कन्वेक्शन के थ्रू ही यहां पर बाहर की ओर जाता है। तो ये तो हो गया कनेक्टिव जोन, ये हो गया अंदर वाला, ये हो गया सबसे अंदर वाला पोर्शन। ठीक है, अब इसके बाहर भी तो कुछ होगा, जैसे कि अर्थ का एनवायरनमेंट है वैसे ही यहां पर कुछ ना कुछ बाहर है, उसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। बाहर का जो है उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। अब हमें इसको सेलेक्ट करना था, छोटा हो जाता ये। कंट्रोल ए नहीं होता इसमें। सेलेक्ट, चलो छोड़ो इसको, मैं और बना देता हूँ डायग्राम। आपने इसी में कर लेना है, ठीक है, आपने इसी डायग्राम में ऐड कर देना है। मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं। ये वो आपका डायग्राम था, ठीक है। अब इसके बाहर मैं बना रहा हूं। इसके बाहर कितनी लेयर बनेगी? 3 लेयर बनेगी, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। पहली वाली लेयर हो गई फोटोस्फीयर, और दूसरी वाली लेयर हो गई क्रोमोस्फीयर, और तीसरी वाली लेयर हो गई कोरोना। ये कोरोना वो कोरोना नहीं है ना, वैसे नाम यहीं से आया हुआ है। जो कोरोना वायरस का नाम है वो यहीं से आया हुआ है, कोरोना से ही, क्योंकि उसका जो शेप है वो सन की तरह है, ठीक है, इसलिए। तो यहां पर क्या हो रहा है? फोटोस्फीयर में ब्राइटेस्ट जो लेयर है, अगर एग्जाम में आए कि सन की जो ब्राइटेस्ट लेयर है वो कौन सी है, तो वो ये है, सबसे चमकीली जो लेयर है, ब्राइटेस्ट जो लेयर है, ब्राइटेस्ट लेयर ऑफ द सन इज फोटोस्फीयर। विजिबल जो लाइट है, जो हमें लाइट दिखती है, ओरिजिनेट कहां से होती है? तो ओरिजिनेट विजिबल लाइट यहां से होती है। तो जब जहां से लाइट ओरिजिनेट होगी
जिस लेयर से लाइट ओरिजिनेट होगी वही लाइट तो आपकी सबसे चमकीली भी होगी। वो हो गया आपका। फिर आता है आपका क्रोमोस्फेयर और दूसरा आता है कोरोना। तो क्रोमोस्फेयर और कोरोना जो है हमें एक एक्लिप्स के टाइम दिखाई देते हैं। ठीक है, एक रिंग जैसी दिखाई देती है, जो रिंग जैसी दिखाई देती है, बिल्कुल रिंग बनी होती है। ऐसा नहीं है जब बाहर वाला जो कोरोना है तब तो हमारे पास बिल्कुल होना चाहिए। फिर जो सोलर एक्लिप्स है, ये हमें सोलर एक्लिप्स के दौरान दिखाई देंगी। ये वाला जो है सोलर एक्लिप्स के दौरान। लेकिन ये वाली जो लेयर है वो हमें कैसी दिखाई देगी? एक रिंग के रूप में दिखाई देगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक्लिप्स के दौरान लूनर एक्लिप्स, उस एक्लिप्स के दौरान आपको सूर्य के चारों ओर कैसा दिखाई देगा? एक रिंग जैसी बनी दिखाई देगी। तो अगर वो रिंग बनी हुई आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो कौन सा है? वो आपका क्रोमोस्फियर हो गया। ठीक है, और बाहर वाला जो है पोर्शन हो गया जो सोलर एक्लिप्स के दौरान आपको वो दिखाई दे रहा है, तो वो है आपका ये वाला पोर्शन। और ये बताइए कि इन सब में से सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सी होगी? ये तो मैंने कहा कि ये ब्राइटेस्ट है ना। फिर आपके पास आई क्रोमोस्फियर और कोरोना। तो इन सब में सबसे जो ब्राइटेस्ट लेयर है वो कौन सी है? बताओ जरा। फोटोस्फियर। ठीक है, और कोरोना। और कोई अपने विचार देने चाहते हैं? अपने मे बी कोर नहीं, मैंने कहा एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर है ना, सन का एटमॉस्फेयर तो ये है, ये सन का एटमॉस्फेयर है। ये तीन जो लेयर्स हैं ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ऑफ सन। वो तो हम सन के अंदर पढ़ रहे थे, सन की भीतरी लेयर जो है। मैं बाहरी लेयर की बात कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कुछ लेयर है, बाहर कुछ लेयर है। बाहर वाले क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में फिर अलग अलग लेयर्स हैं। तो वैसे ही यहां करके कोरोना कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो है कोरोना में। टेम्परेचर यहां पर बहुत ज्यादा है। कितना है? 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 2 मिलियन। कारण कारण भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो जब यहां से कोई चीज बाहर की तरफ आ रही है, अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो तो सन के अंदर हो रहा है। बाहर से फोटोस्फीयर से, क्रोमोस्फीयर में, कोरोना में जब कोई चीज पहुंचती है, सन से फ्लेयर्स पहुंच रही या कुछ भी पहुंच रहा है, तो वो एक बॉम्ब के रूप में, जो धमाका होता है ना, एक बॉम्ब के रूप में इधर बाहर फटते हैं, है ना। एक बॉम्ब के रूप में जब बाहर वो फटते हैं तो उसका टेम्परेचर बाहर बढ़ जाता है, अंदर से जाते हैं और कोरोना में जाकर के फट जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक, ज्यादा मैं नहीं जाना है कि इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं फिर, लेकिन इतना याद रखना कि कोरोना जो है वो सबसे हॉटेस्ट लेयर है। 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस जहां का टेम्परेचर है। क्योंकि जैसे बॉम्ब के रूप में कुछ एक चीज बाहर आती है, यहां से फोटोन्स तो नहीं आते हैं, फोटोन्स जैसे बाहर आते हैं, बाहर फट जाते हैं इस बाहर वाली लेयर में। ठीक है, इसी में बात आती है एक सोलर फ्लेयर्स की। सोलर फ्लेयर, SOLAR, सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स का मतलब क्या होता है? सन से जो रेडिएशन पास हो रही है, खैर इसके लिए आपको एक इमेज दिखानी पड़ेगी, वो आपको कल दिखाऊंगा मैं। तो सोलर फ्लेयर्स को रहने देते हैं अभी के लिए। आपने ऑरोरास के बारे में सुना होगा, जो हमें दिखाई देती हैं, पोल पे दिखाई देती हैं। खैर रहने दो, उसमें नहीं जाएंगे फिर। दूसरा आता है सनस्पॉट। सन पे कई बार क्या होता है, काले काले धब्बे बन जाते हैं। सन पे काले काले धब्बों का बन जाना उसे कहते हैं सनस्पॉट। सनस्पॉट, सन पे काले काले धब्बों का बन जाना उसे ही कहते हैं डार्क स्पॉट ऑन। कहां पर हो सकते हैं ये? डार्क स्पॉट ऑन विच लेयर? जहां पर सबसे ज्यादा लाइट है वहां पर।
डार्क स्पॉट ऑन फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर पर डार्क स्पॉट्स का बनना। और ये डार्क स्पॉट्स बनते क्यों हैं? टेम्परेचर का घट जाना, टेम्परेचर का घटना और बढ़ना, टेम्परेचर का घटना और बढ़ना, उसी के कारण ये फोटोस्फीयर में डार्क स्पॉट्स बनते हैं, काले धब्बे बन जाते हैं, क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा होती है और टेम्परेचर कई बार कम हो जाता है। तो ये जो नंबर होते हैं डार्क स्पॉट से कई बार बढ़ते हैं, घटते हैं, तो इसमें क्या होता है, कई बार ये मिनिमम होते हैं, कई बार ये मैक्सिमम होते हैं। मिनिमम जो स्पॉट्स हैं, जैसे इस तरीके से इनका प्रोसेस चलता है डार्क स्पॉट्स का, हर 4.5 साल के बाद। अभी जो लास्ट टाइम था मिनिमम जो डार्क स्पॉट्स थे वो 2019-20 में थे। ठीक है, इस तरीके से 2014, इससे बाद हम क्या देखते हैं, 4.5 ईयर, 4.5 ईयर, 4.5 ईयर, तो यहां पर कितने हो गए, 11 ईयर, यानी कि 11 साल के बाद, यहां पर नहीं, 11 साल के बाद ये क्या है, ये है मैक्सिमम डार्क स्पॉट्स। सन पे सबसे ज्यादा धब्बे आपको दिखाई देंगे 2014 में, मैक्सिमम डार्क स्पॉट्स। खैर है तो ये भी थोड़ा ज्यादा एसआई पॉइंट ऑफ व्यू से। कल हम क्या करेंगे, कल याद रखना कि लास्ट वाले पोर्शन में हम मैपिंग करेंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको साथ साथ में बेसिक कंसेप्ट भी होने चाहिए पता। और ये कौन सा है, 4.4 देखें तो ये कौन सा हो गया, 2019-20 मिनिमम डार्क स्पॉट्स। सन पे जो काले धब्बे हैं तो वो इस तरीके से बढ़ते और घटते रहते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि 2014 में सबसे ज्यादा डार्क स्पॉट से 2019 और 20 में, यानी कि 4.5 साल के बाद इतना हो गया, और 11 साल के बाद फिर से आपको मैक्सिमम डार्क स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसे कहते हैं सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमम किसे कहते हैं, तो ये है जब ज्यादा डार्क स्पॉट्स होते हैं। जो मैंने लिखा मैक्सिमम डार्क स्पॉट, इसे कहते हैं सोलार मैक्सिमा, MAXIMA, और इसे कहते हैं सोलर मिनिमा। तो दो चीजें हो गई आपके पास कि सोलर मैक्सिमा किसे कहते हैं और सोलर मिनिमा किसे कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, जब डार्क स्पॉट्स ज्यादा हो जाएंगे तब आपके इसे क्या कहेंगे, हम सोलर मैक्सिमा कहेंगे, और दूसरे क्या कहेंगे, हम सोलर मिनिमा कहेंगे। डन, ओके। अब क्या रह गया हमारा, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो यहां तक क्लियर है सभी को कि क्या क्या चीजें हुई हैं, किसी को कुछ डाउट्स? जल्दी बताओ। ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बाकी लोग, अभी तो 4-5 के मैसेज आए हैं, सर है भी क्लास में कि नहीं है, क्लास में ही नहीं है, पता ही नहीं लगा क्या हुआ। ज्योग्राफी स्टार्ट हुई थी, लेकिन जैसे ही ज्योग्राफी स्टार्ट हुई दिमाग में खत्म हो गई। यहां तो ज्योग्राफी स्टार्ट हुई, दिमाग में खत्म हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लैंडलॉक्ड कंट्रीज एंड शेयर्ड बाउंड्रीज, मैप में कलम, ठीक है। नहीं नहीं, मैपिंग का भी एक सीरीज में शुरू करेंगे, सीरीज इन द सेंस की शुरुआत करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज। ये तो टॉपिक, तो अगर इस तरह से टॉपिक करने लगे फिर टॉपिक तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा टॉपिक्स हैं। बस आपको कॉन्टिनेंट वाइज जो है कल कोशिश करेंगे कि वहां से शुरू कर दें, ठीक है। अब क्या रह जाता है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। थोड़ा सा बता देता हूं मैं।
ओरिजिन ऑफ द अर्थ में भी आपने ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि ये भी फिर कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है ये भी। तो हमें पता है कि 4.7 बिलियन ईयर अगो, इसमें बहुत सारा पोर्शन आ जाता है। फिर ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूं, अगर समझना है आपने तो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं इसको कि अर्थ का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, ओरिजिन किस तरीके से हुआ। तो हमने देखा कि थ्योरीज जो है वो अलग अलग दी गई हैं, जिसमें नेबुलर थ्योरीज, नेबुलर थ्योरी ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस दी गई है भाई, लाप्लास कांत के द्वारा थ्योरी दी गई है गैसियस की। तो अलग अलग थ्योरीज हैं। अब बात करें कि अंदर वाला जो पोर्शन है वो कैसे बना। पहले यही होगा ना, पहले क्या बनेगा, पहले ये एक सर्कल बनेगा, सर्कल तो नहीं कहूंगा, कि ये वाला जो पोर्शन है पहले ये बनेगा कि इसमें सेंटर कैसे बना, ये कोर कैसे बना, ये मेंटल कैसे बनी, ये क्रस्ट कैसे बनी। पहले तो यही होगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि ये तो बन गया, इसके बाहर वाला जो एटमॉस्फेयर था ये कैसे बना, है ना। ये एटमॉस्फेयर कैसे बना और ये इनर कैसे बना, दो चीजें हमारे पास हो सकती है। वैसे क्लास तो खत्म हो ही गई है, अगर किसी को ये वाली कहानी भी सुननी है तो ठीक है। तो जब पृथ्वी से अलग हुआ, सॉरी, सन से पृथ्वी अलग होती है, सन से पृथ्वी अलग होती है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब ये वाली पहले बता रहा हूं कि अंदर वाला पोर्शन कैसे बना। जब यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, यानी कि मोल्टन फॉर्म में था सब कुछ यहां पर, अगर आपने मूवीज देखी होंगी ज्वालामुखी का हो इस तरीके से, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, सभी जो चीजें थी यहां पर मोल्टन फॉर्म में थी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये चीजें समझनी है, आप रिकॉर्ड क्लास देख लीजिएगा। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मोल्टन फॉर्म में है सब कुछ। अब यहां पर डेंसिटी सेपरेशन होता है। दूसरा प्रोसेस, पहला तो हुआ टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, दूसरा है कि डेंसिटी सेपरेशन होता है, घनत्व का सेपरेशन होता है। डेंसिटी सेपरेशन, डेंसिटी सेपरेशन यानी कि जिसकी जितनी डेंसिटी होगी वो उतना अंदर जाएगा। किसी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कोई मटेरियल ऐसा है जैसे कि आयरन है, तो आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो कहां जाएगा, अंदर की ओर। तो वैसे ही यहां पर हुआ कि जिसकी डेंसिटी थी वो अंदर की ओर जाने लगे, जिसकी डेंसिटी कम थी वो बाहर की ओर आने लगे। अब डेंसिटी कम किसकी होती है, गैसेस की, तो गैसेस यहां से रिलीज होंगे, गैसेस जो है वो यहां से रिलीज होंगी, और हैवी जो मटेरियल है वो कहां पर चले जाएगा, अंदर की ओर। जैसे कि मैं कहूं कि जो आयरन है, आयरन अंदर की ओर चलना शुरू हो गया, जिसमें भी आयरन था वो क्या होने लगा, अंदर की ओर सिंक होने लगा टुवर्ड द सेंटर। और लाइटर मटेरियल जो है वो क्रस्ट से बाहर आने लगा। अब धीरे धीरे यहां पर क्या होता है कि ग्रेजुअल, धीरे धीरे कॉम्पैक्शन होने लगती है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है, कि ये वाला जो मटेरियल है वो आपस में और कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर बन गई है। अब देखते हैं ये वाला जो पोर्शन बना। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले क्या था, हाइड्रोजन, क्योंकि हम देखते हैं कि सन में क्या था, हाइड्रोजन। तो यहां पर भी लगभग क्या था, हाइड्रोजन। लाइटर मटेरियल है, हाइड्रोजन, एनवायरमेंट था नहीं। अब ये जो लाइटर एलिमेंट्स हैं इनको यहां से मूव किया गया, किसके द्वारा, सोलर विंड्स के द्वारा। अब सोलर विंड्स चल रही हैं क्योंकि यहां पर एनवायरमेंट तो उतना है नहीं, तो सोलर विंड्स के द्वारा ये जो हाइड्रोजन है इसको पृथ्वी से रिमूव किया गया। सबसे पहला प्रोसेस जो यहां पर चला, हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिर यहां पर चलता है दूसरा प्रोसेस जिसे कहते हैं डीगैसिंग। ठीक है, डीगैसिंग में क्या हो रहा था कि जो हैवियर एलिमेंट है, हमने यहां पर भी देखा ना, वो अंदर की ओर जा रहा है और अंदर से लाइटर मटेरियल जो है वो बाहर की ओर आ रहा है। तो गैसेस यहां पर रिलीज हो रही थी, चाहे वो आपका वॉल्केनिक एक्टिविटी से ही हो। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी से क्या हो रहा था यहां पर, क्योंकि यहां पर पृथ्वी पर सभी चीज यही तो थी, वॉल्केनिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो रही थी, ज्वालामुखी फट रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर आ रही है, जैसे कि आपका H2O। अब H2O, ये वाला जो H2O है वो क्या है, जो पानी वाला H2O नहीं है, सॉरी, ये है वाटर वेपर। वाटर वेपर बाहर रिलीज हो रहे हैं क्योंकि पानी तो था नहीं ना, पृथ्वी पर तो पानी था ही नहीं। और ये जो है
यहां से जो रिलीज हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में हो रहा है। कोई गर्म चीज जला दीजिए आप, गर्म चीज भाप है, तो उससे क्या हो रहा है, वो भाप बन रहा है ना आपका। या आप कोई भी ज्वालामुखी ले लीजिए, ज्वालामुखी का आप सोच लीजिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इस तरीके से वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये गैसेज जो हैं वो बाहर की तरफ रिलीज हो रही हैं। तो जब ये गैसेज बाहर की तरफ रिलीज हो रही थी, उस समय अब क्या होता है, यहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। कंडेंसेशन क्या होती है, पानी में आप क्या कीजिए, पानी को, गर्म पानी को आपने बंद कर देना है ऊपर से। गर्म पानी को ऊपर से बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें ऊपर से पानी नीचे की ओर टपकने लगेगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो पानी जो है ऊपर से नीचे टपकना शुरू हो जाएगा, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहां पर भी जो प्रोसेस चला वो कौन सा चला, कंडेंसेशन का प्रोसेस चला। अब जैसे कंडेंसेशन होती तो यानी कि बारिश इतनी हुई, कई सालों तक बारिश ही बारिश होती रही। ये जो प्रोसेस है ये सालों का प्रोसेस है कि गैसेस सालों तक बनी रही, उसके बाद वर्षा होती रही, सालों साल वर्षा होती रही, और जितने भी गड्ढे यहां पर थे पृथ्वी पर वो सारे के सारे पानी से भर गए। अब सब जगह हमें पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जब सब जगह यहां पर पानी ही पानी हो गया तो यहां पर सबसे पहले जिसका उदय होता है वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गाई, सबसे पहले उनका होता है। फिर यहां पर कई सालों तक फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो चलता है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई, धीरे धीरे बढ़ती गई, और प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ वो ब्लू ग्रीन एल्गाई से स्टार्ट हुआ और आज जो है वो मानव तक पहुंच गया है। किस तरीके से रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन हुआ, डायनासोर्स का फॉर्मेशन हुआ, ये आता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्या होता है कि इसको 4 भागों में बांट गया है, 4 या 3-4। हमारे पास इयॉन्स है, EONS सबसे बड़ा यही होता है। उसके बाद आता है एरा, जैसे आपने सुना होगा कि डायनासोर का एरा है। उसके बाद आता है पीरियड, कि कौन सा पीरियड था, किसका पीरियड है। फिर आता है APOCH, एपोक। फिर आता है आपका एज। इस तरीके से सबसे छोटी तो एज हो गई, ह्यूमन एज है, ह्यूमन एज की, ह्यूमंस की एज। इयॉन्स, एरा, पीरियड, एपक और दूसरा हो गया आपका एज। इस तरीके से यानी कि सबसे बड़ा जो है वो इयॉन्स है, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप इसी तरीके से देखते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं जिनको जल्दी है, तो जल्दी थक जाते हैं, कैसे बैठते होंगे 2 घंटे पढ़ने। मेरे से बोलने की कमी थी कि जिसको जाना है वो चले जाए, बस जितने में मैंने बोला नहीं उतने में गायब हो गए सारे, है ना। एक मिनट जरा, चलो इसमें तो बताना क्या। अच्छा, चलो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, जिनको जानकारी चाहिए। अब जिनको नहीं चाहिए, आप मुझसे भी होगा तो आप चले जा सकते हैं, कोई बात नहीं है, मैं तो 1-2 को भी पढ़ा सकता हूं, इतनी है मेरे अंदर। तो सच में जिसको जाना है वो जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। ठीक है, इसको अलग अलग आपने देखा होगा, पैलियोजोइक है, मीजोजोइक है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है, इस तरीके से अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो आता है इसमें अगर याद रखना होगा, पहले कहते हैं फेनिरोजोइक, PHANEANEO, फेनियोजोइक। इसको ही फिर अलग अलग भागों में बांटा गया है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, स्पेलिंग लिखी है PHANERZOIC। ठीक है, इसको फिर अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि पैलियोजोइक, जैसे कि पैलियोजोइक,
और जैसे कि मीजोजोइक, जैसे कि आपका टर्शरी, और हम कहते हैं सॉरी सीनोजोइक, सीनेजोइक, सीनेजोइक। तो इनको हमें बांट दिया। तो ये क्या है? ये है इयोन्स। मैंने कहा कि इयोन्स सबसे बड़े हैं। तो ये हो गए हमारे पास पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, 3 इयोन्स हो गए। अब आते हैं पीरियड्स पर। तो यानी कि इनको ही आगे बांटा गया होगा पीरियड्स में। तो इनको अलग अलग पीरियड्स में बांटा गया है। जैसे कि पैलियोजोइक को बांटा गया है, आपने सुना है कैम्ब्रियन टाइम पीरियड, CAMBRIAN, कैम्ब्रियन टाइम पीरियड, और ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड, ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड, ऑर्डोविशियन, और हो गया आपका सिलुवियन, डेवोनियन। याद नहीं रखने हैं, ऐसे ही बता रहा हूं। सिलुवियन, डेवोनियन, और आपका होता है कार्बोनिफेरियस, कार्बोनिफेरियस टाइम पीरियड, तो वो भी यहीं का है। और साथ में ही है आपका परमेनियन, परमेनियन। अब इनके टाइम पीरियड की जो शुरुआत है, अब देखिए सबसे पहला क्या है? पैलियोजोइक। इसकी शुरुआत होती है 570 मिलियन ईयर अगो। कितना? 570 मिलियन ईयर अगो। और ओर्डोविशियन टाइम पीरियड की शुरुआत होती है 530 मिलियन ईयर, 530 मिलियन ईयर अगो टाइम पीरियड, 530 मिलियन के आसपास। इसी टाइम ही, इस ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड के ही वक्त एल्गी और फंगाई का फॉर्मेशन होता है, एल्गी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एल्गी और फंगाई का फॉर्मेशन होता है इस टाइम पीरियड में। फिर है आपका, अच्छा एक यहां पर और भी है, वो है क्वाटनरी। ठीक है, यहां पर लिख देना है, कहां पर लिखूं? यहां पर क्वाटनरी टाइम पीरियड। और सिलुवियन टाइम पीरियड में ही कोरल्स का फॉर्मेशन होता है, कोरल रीफ का फॉर्मेशन इस वक्त होता है, कोरल रीफ। डेवोनियन टाइम पीरियड में आपका जो एम्फीबियन है, जैसे कि फिश हो गई या दूसरी जो चीजें हैं जो पानी में रहती हैं, फॉर एग्जांपल फिश का फॉर्मेशन जो है वो डेवोनियन टाइम पीरियड में होता है। कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड में रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन होता है, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स इस तरीके से चल रहे हैं पृथ्वी पर। और साथ ही साथ में यहां पर इस परमेनियन टाइम पीरियड में ये रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, डोमिनेंस हो जाता है इनका, डोमिनेंस ऑफ रेप्टाइल। और ये चीज है ही ऐसी कि अगर किसी का उदय इस समय में हो रहा है तो उसके अगले टाइम पीरियड में उसकी डोमिनेंस हो जाती है और उससे अगले में वो खत्म होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मीजोजोइक जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो टाइम पीरियड है मीजोजोइक। ठीक है, मीजोजोइक टाइम पीरियड में इसको 3 भागों में आगे विभाजित किया गया है। ट्रायसिक हो गया, जुरासिक हो गया, क्रेटाशियस हो गया। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? तो पहला है इसका ट्रियासिक, TRIASSIC। फिर है आपका जुरासिक, जुरासिक तो आपने सुना ही होगा, जुरासिक वर्ल्ड, जुरासिक। और तीसरा है क्रेटाशियस। तो 3 इसके टाइम पीरियड हैं। यहां पर आप देखते हैं कि जो फ्रॉग और टर्टल्स का फॉर्मेशन है, फ्रॉग और टर्टल्स, मेंढक वगैरह, ट्रायसिक। जुरासिक में क्या होता है? डायनासोर्स। जुरासिक वर्ल्ड आपने देखी है, तो यहां पर डायनासोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्रिटाशियस में डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो जाता है, डायनासोर यहां पर खत्म हो जाते हैं, डायनासोर एक्सटिंक्शन। ठीक है, फिर आता आपका सिनोजोइक। सिनेजोइक को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। सिनेजोइक को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है उसे कहते हैं, पहला जो है पैलियोसीन। इसमें इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका
टर्शरी और क्वाटनरी। अच्छा, इसी को था वो डिवाइड किया हुआ, सॉरी। सेनेजोइक, एक हो गया आपका टर्शरी और एक हो गया आपका क्वाटनरी। इस टर्शरी को डिवाइड किया गया है अलग अलग भागों में, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। जो मैंने आपको पहले बताया था ना, एपेक अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये है वो, लिखना होगा तो लिख देना आपने। इसमें क्या होता है कि पैलियोसीन में, लिख दूं कि नहीं लिखूं, ऐसे बताऊंगा ना। तो पैलियोसीन में जो 63 मिलियन ईयर एगो की बात है, 63 मिलियन ईयर एगो, तो वहां पर स्मॉल मैमल्स का फॉर्मेशन होता है। टर्शरी पीरियड में पहला जो हुआ पैलियोसीन, यहां पर आपकी स्मॉल मैमल्स वो आ जाते हैं। इयोसीन में फिर आता है इयोसीन। इयोसीन टाइम पीरियड में रैबिट्स। तीसरा है इसमें ओलिगोसीन, कैट, डॉग, कैमल, वो इस फॉर्म में है ओलिगोसीन में। फिर आपके उसके बाद आता है मायोसीन। मायोसीन में जो उड़ने वाले पंछी पक्षी हैं वो किस पीरियड में है, मायोसीन। और प्लायोसीन में क्या है, अर्ली ह्यूमंस, जो सबसे पहले थे वो हैं मायोसीन में। अब आता है क्वाटरनरी टाइम पीरियड। इस क्वाटरनरी टाइम पीरियड में क्या होता है, ये भी दो भागों में विभाजित है वैसे, लेकिन जैसे कि आपको मिलेगा प्लाइस्टोसीन और दूसरा मिलेगा आपको होलोसीन। प्लायोसीन और होलोसीन। प्लायोसीन में क्या है कि होमोसेपियंस, हम देखते हैं होमोसेपियंस है, सेपियंस है, तो वो किसमें थे, प्लायोसीन में। पहला जो है प्लायोसीन, उसमें होमोसेपियंस, और दूसरा है होलोसीन। होलोसीन यानी कि 10,000 साल एगो, 10,000 ईयर एगो। होलोसीन, HOLOCENE, होलोसीन। तो होलोसीन में देखते हैं हम ह्यूमन। यहां पर तो हम पहले अर्ली ह्यूमंस देख रहे थे ना, लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, मॉडर्न मैन। तो ये है टाइम पीरियड, जिसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। और ये गया है ना, कितनी ऊंची फ्लाइट भरी है। डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, याद नहीं रखना है इसको, बस आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इस तरीके का कुछ जियोलॉजिकल टाइम स्केल होती है, जिसमें ह्यूमंस का किस तरीके से फॉर्म हुआ, कौन से टाइम पीरियड में रेप्टाइल्स आए, डोमिनेंस हुआ उनका, या डायनासोर्स आए, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, कौन से टाइम पीरियड में हुए। तो ये इस तरीके से अलग अलग भागों में विभाजित है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। पैलियोजोइक को अलग अलग भागों में बांटा गया है, मेसोजोइक को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सेम आपका जो सेनोजोइक है उसको टर्शरी और क्वाटरनरी में विभाजित किया गया। बहुत ईजी है, ठीक है। आप मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतने समय तक आप बने रहे हमारे साथ। अच्छा, जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए वो उसको स्कैन कर लेना, नहीं तो फिर, क्योंकि इसकी पीडीएफ तो नहीं है, दूसरे वाले की पीडीएफ तो है ही, इसमें टाइम कौन करे फिर पीडीएफ इसको, ठीक है। इसको स्कैन कर लेना है, इसको स्कैन करने से आपके पास पीडीएफ आ जाएगी।